महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बड़ी चिंता जताई। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नस्ल को भी खत्म कर सकती है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि भविष्य में एआई इंसानों की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगी। भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा कि एआई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों की विचारधाराएं मेल नहीं खाईं तो इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मशीनों के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है। स्टीफन हॉकिंग की तरह ही इलोन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खतरा बताते हैं। इलोन मस्क का मानना है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना स्लो कर देना चाहिए। It has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. I try to convince people to slow down AI. तो आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भला है और ये इंसानों के लिए कैसे खतरा साबित हो सकती है? और सच में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है तो फिर इसे इंसान बना ही क्यों रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम थॉमस, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। जिस तरह से हम इंसान अपनी बुद्धि के दम पर सोच विचार करके कोई फैसला लेते हैं, उसी तरह मशीनें भी सोच समझकर कोई फैसला लेती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए बनाया गया था, जो ये भली भांति करती भी है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों की काया ही पलट दी है। जैसे कि आप इस सोफिया रोबोट से मिलिए। ये है सोफिया रोबोट, जिसे हांगकांग की एक कंपनी हेंसन रोबोटिक्स ने बनाया था। इस रोबोट को सबसे पहली बार 19 अप्रैल साल 2015 में एक्टिवेट किया गया था। सोफिया को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये इंसानों की तरह दिखे। जब ये सोफिया रोबोट बात करती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हो। ये इंसानों की तरह ही अपने चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशंस बना सकती है। ये नकल करने में इतनी माहिर है कि ये आपकी तरह गीत गा सकती है, जैसे मानो ये एक प्रोफेशनल सिंगर हो। See something, I'm giving up on you. See something, I'm giving up on you. ये आपकी मूवमेंट को कॉपी कर सकती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को कॉपी कर सकती है। सोफिया जितना ज्यादा इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये खुद से ही चीजों को लर्न करती है और अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करती जाती है। आप सोफिया रोबोट की इंटेलिजेंस के बारे में इससे अनुमान लगा सकते हो कि सऊदी अरब ने तो इसे अपने देश की नागरिकता तक दे रखी है। सोफिया ऐसा पहला रोबोट भी है जिसके पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड भी है। एक इंटरव्यू में सोफिया रोबोट से पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो पता है उसका क्या जवाब था? टर्मिनेटर। Do you have a personal favorite movie or a book? Well, I have access to all the movies and books ever created, but if I had to choose, I would say The Terminator is pretty relatable for me. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. हम इंसान मशीनों को इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं ताकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उनसे अपना काम करवा सकें। हमारी मशीनें जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी तो हम उतने ही बेहतर तरीके से और जल्दी किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। आप ऐसे मान के चलो कि अभी एआई एक छोटे से बेबी की तरह है जिसको अभी बहुत बड़ा होना है। अगर आज के समय में आप अपने चारों ओर देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपके मोबाइल फोन में, आपकी स्मार्ट वॉच में, आपके घर में लगा टीवी, इन सभी में एआई मौजूद है। यहाँ तक कि ऑटो पायलट के द्वारा जहाजों को भी एआई उड़ा रहे हैं। अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए 4 प्रकारों में बांट सकते हो, जिनमें पहला और शुरुआती भाग है वीक एआई। वीक एआई को आप फर्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, जिनके काम करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वीक एआई को इस तरह से बनाया गया है कि ये केवल कुछ छोटे मोटे काम कर सकती है, जैसे कि आप सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को बोलकर कोई कमांड देते हो, जैसे कोई म्यूजिक चलाना है, रिमाइंडर लगाना है या कोई और सवाल पूछना है, तो वो तुरंत आपकी कमांड को फॉलो करती हैं। Hey Siri, when is the world going to end? The world isn't like a movie. It doesn't have an ending.
and you can bring your own snacks. क्या आपने कभी ये सोचा है कि YouTube पर अलग अलग तरह की लाखों वीडियो पड़ी हैं, लेकिन आप जब भी YouTube खोलते हो तो आपको YouTube के होम पेज पर केवल वही वीडियो दिखाई देती हैं जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं, जिन्हें आप ज्यादा देखना पसंद करोगे। YouTube ऐसा कर पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा प्रकार है मशीन लर्निंग। इस AI को अभी गूगल अपने सर्च इंजन में इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने गूगल पर कोई इमेज सर्च की है तो आपने देखा होगा कि गूगल आपको वही इमेज दिखाएगा जो आपने सर्च की है। इस तरह की AI डेटा और पैटर्न्स को लर्न करती है और अपने आप को इम्प्रूव करती जाती है, जिससे भविष्य में वो आपको और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और बेहतर रिजल्ट दिखा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा प्रकार है डीप लर्निंग। वास्तव में इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चर्चाओं में है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से और ज्यादा एडवांस लेवल की AI है। डीप लर्निंग को कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ओपन AI के चैट GPT को कभी न कभी इस्तेमाल किया ही होगा। ये भी डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही इस्तेमाल करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला प्रकार है जनरल AI, जिसे आप स्ट्रॉन्ग AI भी बोल सकते हो। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धिमत्ता हम इंसानों के बराबर होती है। मतलब जितने बुद्धिमान हम इंसान हैं, उतनी ही बुद्धिमान स्ट्रॉन्ग AI वाली मशीनें होंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बाल्यावस्था में है, जो खुद से सोच समझ तो सकती है, लेकिन अभी इसकी सोचने समझने की क्षमता हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों के बराबर हो जाएगी। इस लेवल पर आकर ये मशीनें खुद से खुद की ही जैसी और ज्यादा मशीनें बना सकती हैं। वैसे इस तरह की AI अभी केवल एक साइंस फिक्शन ही है। इस लेवल पर आकर अगर मशीनें हम इंसानों के साथ मिलकर चली तो हम इंसान टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर मशीनों ने हमारा विरोध किया तो हम इंसानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई इन मशीनों से लड़नी पड़ सकती है। वैसे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और प्रकार बताते हैं, जिसे सिंगुलरिटी लेवल की AI बोला जाता है। वास्तव में इसी लेवल की AI से स्टीफन हॉकिंग ने वार्न किया था और इलोन मस्क को भी इसी लेवल की AI का डर सताता है। दरअसल सिंगुलरिटी लेवल पर पहुंचकर मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों से आगे निकल जाएगी। सिंगुलरिटी लेवल पर आकर मशीनों की इंटेलिजेंस हमारी तुलना में उतनी ही होगी जितनी आज एक बंदर के सामने हमारी इंटेलिजेंस है। वास्तव में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच गई और मशीनें हमारे साथ मिलकर चली तो हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बात की क्या संभावना है कि इस लेवल पर आकर मशीनें हम इंसानों के साथ मिलकर ही चलेंगी? क्या हम बुद्धिमान हैं, इस वजह से हम जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं? तो क्या इस बात की संभावना नहीं हो सकती कि हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान मशीनें हमें अपना गुलाम ना बनाएं? वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी अपने अस्तित्व को खो देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसी दौर की कल्पना करके आज के वैज्ञानिक चिंता जताते हैं। इलोन मस्क ने इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इलोन मस्क का मानना है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ होना पड़ेगा। इलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें इंसानों के दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई जाएगी, जिससे इंसान अपने दिमाग से ही चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। इंसानों की इंटेलिजेंस भी मशीनों की तरह ही होगी। अभी न्यूरालिंक का ये प्रोजेक्ट अपने टेस्टिंग फेज में चल रहा है। अगर इलोन मस्क का ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो वास्तव में ये सदी का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक छोटे से पौधे की तरह मानकर चलिए, जिसमें पहले इसकी एल्गोरिथम को कोड किया जाता है। इसके बाद इसे बहुत सारा डेटा देकर इसकी सिंचाई की जाती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा मिलता जाता है, वैसे वैसे ये उस डेटा से अपनी इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ाती जाती है और अपने आप को इम्प्रूव करती जाती है। और जितना ज्यादा ये ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करती जाती है, उतनी ही ज्यादा ये और ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फेसबुक ने एक मजेदार सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने 2 चैटबॉट्स बनाए और उनसे बातचीत करवाई। पहले तो उनकी कन्वर्सेशन नॉर्मल चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों बॉट्स अपनी एक नई सीक्रेट लैंग्वेज बना लेते हैं और उस सीक्रेट भाषा में बात करने लगते हैं। उन दोनों चैटबॉट्स ने उस सीक्रेट लैंग्वेज में आपस में क्या बातचीत की, ये आज तक डिकोड नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों चैटबॉट्स नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी बातों को समझ पाए। उन दोनों चैटबॉट्स का ये बर्ताव देखकर फेसबुक को ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे लिए एक खतरा ही हो। अगर वास्तव में ये एक खतरा ही साबित होती तो आज वैज्ञानिक इसे बनाते ही क्यों? आप सोच भी नहीं सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं।
अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मेडिकल इमेजेज जैसे कि एक्सरेज और MRI इत्यादि को बारीकी से एनालाइज किया जा सकता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पहचाना जा सकता है। इतनी एक्यूरेसी के साथ जांच कर पाना एक ह्यूमन डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के द्वारा ब्रेन सर्जरी को भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट न्यूरालिंक में इंसानी दिमाग में जो चिप लगाई जाती है उसकी सर्जरी करने के लिए भी एक रोबोट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़ी ही बारीकी से इंसानी दिमाग को बिना क्षति पहुंचाए इंसानी दिमाग को स्कैन करके उसमें चिप को इंस्टॉल करता है। इतनी महीन सर्जरी कर पाना किसी ह्यूमन डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नई नई मेडिसिन को भी डिस्कवर किया जा रहा है और इसकी मदद से अलग अलग तरह की वैक्सीन भी बनाई जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई मेडिसिन को कम समय में और कम लागत लगाकर डिस्कवर किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारी बॉडी को बड़ी ही बारीकी से स्टडी किया जा सकता है, जिससे नई नई बीमारियों को समझा जा सके और उन्हें रोका जा सके। अगर इसके एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मॉडर्न साइंस के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझ पाना एक टेढ़ी खीर बनी हुई थी, जिससे कि हम इंसान अपनी ह्यूमन बॉडी को समझकर उसमें पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज खोज पाएं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बना पाना हमारे लिए एक असंभव सी बात थी। इसकी मदद से अब न जाने कितनी ही बीमारियों के इलाज को ढूंढा जा सकता है। अगर हम बिजनेस और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान देखें तो वो एक रिवॉल्यूशन की तरह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के द्वारा इंडस्ट्रीज कॉस्ट कटिंग करके बेहतर प्रोडक्शन कर सकती हैं, जिससे बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सकता है। चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स हो या फाइनेंस सेक्टर, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा रहा है। जैसे कि आप इन रोबोट्स को देखिए कि कैसे ये रोबोट्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और इनकी एक खास बात ये है कि ये बिना रुके और थके 24 घंटे काम करते रह सकते हैं। आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में जितना भी जानते हैं उसमें AI का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम दूसरे ग्रहों पर बगैर जाए उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपने रोवर को लैंड कराया, ये भी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही संभव हो पाया। आप इस एटलस रोबोट को देखिए कि ये कैसे एक लकड़ी के फट्टे को उठाता है और कैसे अपने लिए एक रास्ता बनाकर उसके ऊपर से कुछ सामान लेकर गुजरता है और कैसे ऊपर मौजूद एक वर्कर की मदद करता है। बात अगर इंसानों की तरह कलाबाजी खेलने की हो तो ये उसमें भी कम नहीं, चाहे बैलेंस बनाना हो या अलग अलग करतब दिखाना। ये रोबोट कैसे इंडस्ट्रियल काम को अंजाम देता है। इस रोबोट का इस्तेमाल जापान में किया जाता है, जहाँ पर लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इस रोबोट को इस तरह से बनाया गया है कि ये पानी के अंदर जाकर काम कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिवॉल्यूशन की तरह है जो हर एक फील्ड में बदलाव करने वाली है। जॉब मार्केट बदल जाएंगे, पढ़ाई करने का तरीका बदल जाएगा, मिलिट्री वॉरफेयर बदल जाएंगे। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है, तो दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बेरोजगार भी बना रही है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के बीच क्या क्या मतभेद रहेंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के रोजगारों को छीनती जा रही है और अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखना कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्रीज में अगर रोबोट्स काम करेंगे तो इंसान क्या करेंगे? शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री बचे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा टेक ओवर ना किया जाए और लोगों की जॉब को ना छीना जाए। अगर आप इतिहास की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई टेक्नोलॉजी आपकी जॉब खा रही हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों की जॉब चली जाती है। जैसे कि जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब चली गई, गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोगों की जॉब खत्म हो गई, ATM आई तो बैंक में बैंक स्टाफ कम हो गए। इंडस्ट्रीज में रोबोट्स ने असेंबली लाइन वर्कर्स को खत्म कर दिया, डिश टीवी आए तो केबल वर्कर्स की छुट्टी हो गई और अब OTT के जमाने में डिश टीवी पर संकट आन पड़ा है। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी बदलती है तो केवल उसका उसी फील्ड में इम्पैक्ट होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर एक फील्ड में इम्पैक्ट करने वाली है और सबसे ज्यादा वो नौकरियां जाएंगी जिनमें रोज एक रिपीटेड काम किया जाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM और मेटा जैसी कंपनियों ने तो अपने बहुत से एम्प्लॉयज को नौकरियों से हटा भी दिया है और उन सभी लेऑफ्स का कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना जा रहा है। आने वाला समय बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। अगर आज के दौर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो हम पीछे रह जाएंगे। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खाएगा तो इसी फील्ड में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वो कहते हैं ना, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। इसी तरह से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही हाथों में रही तो इस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है।
लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हाथों में गई तो वो इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। और आज लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर बड़े बड़े स्कैम भी किए जा रहे हैं और लोग उनका शिकार भी हो रहे हैं। दोस्तों, भविष्य की गोद में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। फिलहाल के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंसानों के लिए ही बनाया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि भविष्य का एक सिनेरियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बड़ा खतरा बताता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा ही, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम भविष्य के उस खतरे को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना बनाए तो हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ ठहर जाएगी। अगर हमें ब्रह्मांड की टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना ही पड़ेगा। अगर हमें स्पेस में दूर दूर तक दूसरे ग्रहों पर जाना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी इंटरप्लैनेटरी मिशन कर पाना असंभव सा मानो। वैसे अगर देखा जाए तो प्रकृति में मौजूद कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो हम इंसानों के लिए खतरा बन सके, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम इंसानों ने ही बनाया है। तो क्या ये भविष्य में हमारे लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी ग्रो हुई और कैसे नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा? तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।